बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स बखैरियत होंगे और तमाम लेक्चर्स नोट कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। आज हमने इंतखाब किया है आपके लिए सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी का। इसके मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब हैं। हमेशा की तरह हम पहले कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में चंद बातें पढ़ेंगे और उसके बाद बाकायदा सबक का आगाज करेंगे। कुदरतुल्लाह शहाब विलादत 1917, वफात 1986। पाको हिंद के मुमताज़ सरकारी अफसर कुदरतुल्लाह शहाब उर्दू के मशहूर अदीब, अफसाना निगार, सूफ़ी और दानिश्वर थे। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था। आपने आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी जनरल और झंग में डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर काम किया। आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर इस्कंदर मिर्ज़ा और सदर मोहम्मद अयूब खान के साथ बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। पाकिस्तान की अदबी तंजीम राइटर्स गिल्ड के बानी और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के एजाजी सदर भी रहे। शहाबनामा आपकी आप बीती है जिसमें उन्होंने अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अहवाल बयान किया है। कौमी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारे पाकिस्तान के तमगे से नवाजा। आपकी दीगर तसानीफ में या खुदा, नफसाने माजी और सुर्ख फीता मकबूल हैं। तो ये तो हुआ मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब का मुख्तसर सा तारुफ, जो कि बहुत ही सादा अल्फाज में लिखा हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो और समझ में ना आने वाली हो। अगर फिर भी आपको कोई किसी बात की मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ लीजिए। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा, जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी की आप यूँ कहिए सवाने उम्री है, इसमें उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी की याददाश्तें कलम बंद की हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी निजी ज़िंदगी के तमाम उमूर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के तमाम बातें उन्होंने हत्तुल इम्कान इसके अंदर कलम बंद की हैं। जब आप बड़े हो जाएं और आपके पास वक्त हो या आपकी छुट्टियां हो तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। हम आपको ये किताब रिकमेंड कर रहे हैं पढ़ने के लिए और अच्छी बातें सीखने के लिए। ये एक अच्छी किताब है। अब आ जाते हैं आपकी दरसी किताब की तरफ। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। एक दफ़ा मैं एक तवील दौरे से वापस आ रहा था। एक पुरफज़ा मकाम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक डाक बंगला नज़र आया। जी चाहा कि घंटा 2 घंटा यहाँ क़याम किया जाए। डाक बंगला खुला पड़ा था। अंदर गया तो देखा कि छत गायब है। पहले ख्याल आया कि शायद ये ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला हो, लेकिन चौकीदार ने बड़ी खंदा पेशानी से वजाहत की कि दरअसल ये 1950 के सैलाब का नतीजा है। मैंने पूछा कि भाई सैलाब तो ज़मीन पर आया था, लेकिन छत आसमान से क्यों गिर पड़ी? चौकीदार ने सादा लोही से जवाब दिया कि साहब, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। इस डाक बंगले में चीनी की चंद पिर्च प्यालियां और कुछ रकाबियां भी मौजूद थी। उन सब की पुश्त पर अंग्रेजी में 1854 जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 दर्ज था। चीनी के बने हुए ये ज़रूफ 100 बरस पुराने थे, लेकिन हमारी तामीर की हुई डाक बंगले की छत सैलाब के एक ही रहने से बहकर गिर गई थी। इन सतूर में मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब ने कलम किया है एक बार का किस्सा कि जब वो एक दफ़ा एक तवील दौरे से मुराद ये है कि काफ़ी दिनों के ऊपर मुहित एक दौरा करके वापस लौट रहे थे, तो एक पुरफज़ा बारौनक जगह के ऊपर उनको एक डाक बंगला नज़र आया। डाक बंगला कहते हैं सरकारी घर को। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर रुककर और आराम कर लिया जाए। डाक बंगला खुला पड़ा था। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि डाक बंगले की इमारत तो पूरी है, लेकिन वहाँ पर छत गायब है। तो उसको इस हाल में देखकर उनके दिल में ख्याल आया कि इस तरह ओपन एयर थिएटर होता है जिसके अंदर छत नहीं होती है और सिर्फ बैठने की जगह होती हैं, तो उन्होंने ऐसे ही अपने दिल में मज़ाही अंदाज में सोचा कि शायद ये कोई ओपन एयर थिएटर टाइप का डाक बंगला है। उन्होंने ये बात वहाँ के चौकीदार से पूछी कि भाई क्या बात है, यहाँ पर छत क्यों नहीं है? तो चौकीदार ने बड़ी खंदा पेशानी से यानी कि मुस्कुराते हुए और तमीज़ से इस बात की वजाहत की कि 1950 में जो सैलाब आया था तो उसमें इस डाक बंगले की छत गिर पड़ी थी।
तो इन्होंने फिर पूछा कि भाई सैलाब आता है तो दर दीवार और इमारत पूरी बह जाती है, ये क्या बात है कि इमारत तो खड़ी हुई है, दीवारें भी हैं, दरवाजे भी हैं, लेकिन छत बह गई। तो जो चौकीदार था वो सीधा साधा आदमी था, उसने कहा कि इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी, हो सकता है कि डाक बंगले में अंग्रेज़ के ज़माने की बहुत पुरानी 100 साल पुरानी कुछ पिर्च प्यालियाँ थीं, कुछ क्रॉकरी रखी थी, यानी कि रकाबी कहते हैं प्लेट को, जिस प्लेट के अंदर शोरबा या सालन खाया जाता है उस प्लेट को रकाबी कहते हैं, और वो सब मौजूद थी, जिनकी पीछे यानी कि उनकी बैक साइड पर, पुश्त कहते हैं पीछे, बैक साइड के ऊपर जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 लिखा हुआ था। मुसन्निफ ने यहाँ पर अपने दिल में आए हुए ख्याल का इजहार किया है इन अल्फाज में कि अंग्रेज़ ने तो 100 साल पहले भी ऐसी क्रॉकरी बनाई थी जो अभी तक कायम थी, सैलाब में भीगने के बावजूद वो बर्तन अपनी जगह पर कायम थे और ख़राब नहीं हुए थी और उनकी आबोताब ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन जो हमने आज़ादी के बाद बहुत मुख्तसर अरसे में तामीरात शुरू की वो इतनी नाक़िस थी कि सैलाब के एक ही रहने से डाक बंगले की छत बह गई। डाक बंगले की रियायत से मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई जो एक नहायत दूर अफ्तादा गाँव में वाक़े है। बग़ैर इत्तला दिए दूर दराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक़ है। इस तरह एक इंसान की आँख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आँख को कभी नसीब नहीं होता। जब मैं डाक बंगले में पहुँचा, क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे, एक आला ओहदे पर फाइज थे, तो वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो पहले से इत्तला होती थी और उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर सफाइयाँ करके और टूट फूट को छुपा कर और नोक पलक संवार कर और लोग तैयारी करके रखते थे ताकि उनसे किसी भी बात की बास पुरस ना हो। तो यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं कि जब वो डाक बंगले के वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई जो एक बहुत दूर गांव में वाक़ई थी, नहायत दूर अफ्तादा यानी कि बहुत दूर पसमानदा गांव में वाक़ई थी, और बहैसियत डिप्टी कमिश्नर इनको बग़ैर इत्तला दिए घूमने फिरने का दूर दराज इलाक़ों में बहुत शौक़ था। शौक़ की वजह ये थी कि जब वो बग़ैर इत्तला दिए किसी इलाक़े में पहुँचते थे तो वहाँ पर उनको चीज़ों की असल हकीकत देखने के लिए मिल जाती थी। जब इत्तला दे के बड़े अफसरान किसी जगह पर पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से पहले वहां पर सफाइयाँ सुथराइयाँ भी हुई होती हैं, टूट फूट भी सही हो जाती है, लोग फौरन ड्यूटी पर भी पहुंच जाते हैं, उनकी हाजिरी भी पूरी होती है। लेकिन अगर बड़े अफसर बगैर बताए किसी जगह पर पहुंच जाएं, यानी कि एक तरह से यूँ समझिए कि छापामार अंदाज में किसी तरीके से किसी जगह पर पहुंच जाएं तो फिर उनको असलियत देखने को मिलती है कि वाकई दरअसल वहाँ के असल हालात क्या हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। तो इस तरह पहुंच जाने से क्या होता है कि मुझे वो असल हकीकतें नज़र आ जाती हैं जो कि अक्सर डिप्टी कमिश्नर हजरात की आंखों को नसीब नहीं होती, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो बड़े अफसरान होते हैं वो किसी भी जगह जाने से पहले एक हफ्ता पहले उनके पहुंचने की खबर होती है और तमाम तैयारियां वहां पर हो चुकी होती हैं, इसलिए उन्हें असलियत का कुछ पता ही नहीं चलता। इन दो आँखों में बड़ा अजीबो गरीब फ़र्क है। इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख फ़कत वही देखने की आदी हो जाती है जो उसे दिखाया जाए। इन दो आंखों में, यानी कि आम आदमी की दो आंखों में और डिप्टी कमिश्नर की आंखों में बड़ा फ़र्क होता है। आम आदमी तो हकीकत देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आम आदमी जब एक सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहाँ पर उसको गंद भी दिखता है, डॉक्टर और नर्सें और वार्ड बॉयज़ वगैरह अपने काम को पूरी तरीक़े से अंजाम नहीं दे रहे होते, वो भी दिखता है, मरीज़ों की हालत ज़ार भी दिखती है और उनकी अस्पताल में सफाई कितनी है या नहीं है वो भी दिखती है। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर किसी जगह पर दौरे पे जाता है तो एक हफ्ते पहले से ही अस्पताल की इंतज़ामिया को बता दिया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर दौरा करने वाले हैं, तो वहाँ पर सफाई भी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मरीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर साहब भी उस दिन सीट पर होते हैं, उनका कमरा भी साफ़ होता है, मरीज़ों से अच्छी तरह पेश भी आ रहे होते हैं। और हमने आपको मिसाल अस्पताल की दी है, इसी तरह तमाम सरकारी महकमों का हाल होता है कि
कि अगर वहाँ पर अचानक से पहुँच जाया जाए तो हकीकत हाल कुछ और होती है, लेकिन अगर वहाँ इत्तला देकर बड़े अफसरान पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ और होता है। इसके अलावा इंसान की आँख उमूमन सीधी होती है और डिप्टी कमिश्नर की आंख अपने टेढ़े तिरछे जावियों की वजह से किसी कदर महंगी हो जाती है। यहाँ पर मजीद वो ये कहते हैं कि जो आम इंसान होते हैं उनकी तो निगाहें सीधी सीधी होती हैं, वो जैसी चीज़ नज़र आ रही होती है उसको वैसा ही देखते हैं। और उसके बाद जब वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर की आंख अपने टेढ़े तिरछे जावियों की वजह से किसी कदर महंगी हो जाती है, तो इस जुमले में वो बहुत हफीफ सा यानी कि हल्का सा तंज कर रहे हैं अपने हम असर डिप्टी कमिश्नर हजरात के ऊपर, उन आला अफसरान के ऊपर जो अपने अफसरी के जोम में हर चीज़ को हकारत से देखते हैं, हर चीज़ को तिरछी निगाह से देखते हैं, हर चीज़ को मीन मेख से देखते हैं और अपनी अफसरी के जोम में इस कदर उनकी गर्दन तनी हुई होती है कि उनको आम आदमी के मसाइल से कोई दिलचस्पी और सरोकार नहीं होता।